नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में आज हम कुछ हटकर बात करने का प्रयास करेंगे। आज हम ना तो किसी ऐसी दवाई के बारे में बात करेंगे, ना किसी पेड़ पौधे की बात करेंगे, ना किसी ऐसी दूसरी कृषि से जुड़ी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपको लगे कि हम आज कुछ क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल आज अलग सा हम आपसे बातचीत करेंगे। जैसे कि आपने अपनी स्क्रीन पर देख ही लिया होगा कि आज का हमारा जो विषय है वो थोड़ा सा हट के है। आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें शिक्षित करने के लिए है, खासकर जो कृषि क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं या फिर दूर रहना चाहते हैं। क्यों दूर रहना चाहते हैं, क्यों जुड़ना चाहते हैं, आज हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। जैसे कि आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देख ही लिया होगा कि कृषि शैक्षणिक क्षेत्र में छात्रों के लिए अपार संभावनाएं कैसे, इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए CPRI शिमला से यंग सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर विकास मंगल जी आज हमारे साथ है। डॉक्टर विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विकास, आज हमारा जो विषय है वो कुछ हटकर है, और हटकर वो भी एक युवा साइंटिस्ट के साथ। अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को भी कि जब आप उनसे इस तरह से रूबरू होंगे कि ये जो कृषि शैक्षणिक क्षेत्र में जो युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं वो आप कैसे देखते हो। थोड़ा सा इससे ही आप शुरुआत कर दीजिए। इस विषय को मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूं, जैसा कि आपने परिचय में भी बताया जी। देखिए, कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लोग दूर से जब देखते हैं तो लोगों को लगता है कि ये खेतीबाड़ी का सब्जेक्ट है केवल। जी जी। मैं जब अपने गांव में जाता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा वैज्ञानिक हो तो आप इसरो में काम करते हो या नासा में काम करते हो, इस तरीके से लोग मैं देखते हैं। लेकिन जब मैं लोगों को बताता हूं कि नहीं, मैं कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक हूं, तब बात आती है कि कृषि के क्षेत्र में संभावनाओं की। तो देखो, हमारा जो एक कृषि का क्षेत्र है उसमें हमारे इतने सारे हमारे पास फील्ड हैं जिसमें आज के युवा अपना भविष्य बना सकते हैं। जैसे कि मैं अपने से ही एग्जाम्पल लूँ, मैंने BSc एग्रीकल्चर किया 12th के बाद। 12th में मेरे पास बायोलॉजी था, 4 ईयर का मैंने BSc एग्रीकल्चर किया। आप चाहें तो BSc एग्रीकल्चर के अलावा BSc हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर जो कि हिमाचल तो उसी क्षेत्र के लिए जाना जाता है, अपने हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र के लिए। इसके अलावा आप जो फॉरेस्ट्री है उसमें भी आप BSc कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में भी आप BSc कर सकते हैं। ऐसे कई सारे डिसिप्लिन हैं जिसमें आप BSc कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया जेनेटिक्स में, जो कि फसल सुधार पर ही, जो कि एक नई नई किस्में जो हम बनाते हैं उस पर है। उसके बाद मैंने किया PhD, मतलब ये अपना पूरी पढ़ाई करने के बाद में एक हमारा एग्जाम होता था ARS का, एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस। जैसे कि आप देखते हैं कि UPSC का एग्जाम होता है, ठीक है, UPSC का एग्जाम कोई भी दे सकता है। इसके अलावा जितने अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे आयुर्वेद का एक क्षेत्र है, इकोनॉमिक्स का एक क्षेत्र है, स्टैट का एक क्षेत्र है, तो हर क्षेत्र की एक अलग अलग सर्विस भी होती है। तो उसी तरह कृषि के क्षेत्र में जो हमने पढ़ाई की, तो हमारी भी एक सर्विस थी एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस, जिसका पैटर्न सेम कैसा था आपका UPSC जैसा। मतलब आप प्री का एग्जाम दोगे, प्री का एग्जाम क्वालिफाई करोगे, फिर मेंस का एग्जाम दोगे और मेंस के बाद आप इंटरव्यू दोगे, तो उसके बाद हम इसमें वैज्ञानिक बने। तो इस कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसे फील्ड हैं जिसमें युवा, यदि उनमें थोड़ा भी उनमें रुचि है तो वो अपना इसमें किसी भी विश्वविद्यालय से अपनी डिग्रियां लेकर और इसके स्कोप के बारे में, इसके भविष्य के बारे में पता कर सकते हैं। डॉक्टर विकास, इसमें बहुत अच्छी आप बातें हमारे दर्शकों से साझा कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक युवा साइंटिस्ट इतनी अच्छी गहरी सोच रखता है। और आपका तो क्योंकि फसल सुधार और बीज तकनीक में, क्योंकि आप माहिर हैं इस चीज़ में, आऊँगा उस बात पर ही। मैं थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने शुरू में एक शब्द कहा है कि जब आप ये कहते हो कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, तो साइंटिस्ट में आपने साथ में ये भी कहा कि शायद सामने वाला ये सोचता है कहीं इसरो में है या कहीं और, मतलब उसके दिमाग में एक अलग सी तस्वीर बन जाती है। ठीक उसके विपरीत जब उसे ये बताते हैं आप कि मैं तो कृषि से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसे लगता है यार ये तो कोई खेतीबाड़ी वाला ही डॉक्टर है कोई। जिस तरह से जैसे हम पशु के जाते हैं पशुओं को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास, वो भी डॉक्टर है, तो पंजाबी में जैसे कहते हैं कि तो डंग डॉक्टर है, ठीक वैसे ही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप आज की युवा पीढ़ी को, जो अभी 11th 12th में हैं, जो अभी और आगे कुछ करना चाहते हैं, वो इस क्षेत्र में आए, अपना कुछ नाम कमाए, उनके लिए क्या कहेंगे आप?
तो सबसे पहले तो ना, जैसे कि आपने एक डॉक्टर वाली बात कही, देखिए हम लोग वैज्ञानिक हैं और लोग कहते हैं कि हम पेड़ पौधों के डॉक्टर हैं। देखिए जो आप वो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं, उनके पास जब मरीज जाता है तो वो मरीज जाके बता सकता है कि मुझे पेट में दर्द है, एग्जैक्टली या मेरे कान में दर्द है, या मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, और डॉक्टर उस हिसाब से उसका उपचार कर देता है। जी जी। लेकिन हमारे सामने देखिए कि हम जाते हैं खेत में, जैसे मैं किसी भी विषय पर अनुसंधान कर रहा हूँ आलू में, जी जी। मुझे आलू का पौधा या कोई दूसरा पौधा बता नहीं सकता कि मेरे अंदर ये समस्या है। जी। और लेकिन हमें अपने अनुभव से उस पौधे से, उस फसल से जुड़ के हमें पता चलता है कि इस फसल में कोई समस्या है, और उस हिसाब से हम अनुसंधान करते हैं और कोई एक नई तकनीकी विकसित करते हैं जो उस फसल में, जैसे बीमारी हुई या कीट नियंत्रण हुआ या नई किस्म बनानी है। तो आप यदि इसे सोचोगे, तो गहराई में जाके सोचोगे, तो पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण है कि जो चीज आपको बोल नहीं सकती, उस चीज का आपको इलाज करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं कि एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। इस दुनिया में हर चीज वेट कर सकती है, इंतजार कर सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर वेट नहीं कर सकती। आपको जिस समय आलू लगाना है तो लगाना ही है, चाहे कुछ भी हुआ हो इस दुनिया में, कोई भी घटना हुई हो, चाहे कोरोना आया हो या बरसातें चल रही हो, जब फसल में आपको नत्रजन देना है तो वो देना ही है। आप वेट नहीं कर सकते कि मेरे घर में शादी है, मैं बाद में नत्रजन दे दूंगा। मैं आपकी बात को यहीं पर रोकूंगा। पहले अक्सर ये कहा जाता था कि जैसे आपने ये बात कही है कि जिस समय किसी चीज़ को लगना है उसी समय लगाई जाएगी, लेकिन आज के आधुनिक दौर में हम तो ये देखते हैं कि अब तो 12 महीने कभी भी कोई भी फसल ली जा सकती है, कोई भी फ्रूट लिया जा सकता है। तो उसका सबसे बड़ा मैं आपको एग्जांपल आलू से ही दूंगा, क्योंकि आलू देखो हमारे देश की फसल नहीं है। आलू जो फसल है वो आई थी साउथ अमेरिका में, जो पेरू देश है वहां से। अब आप सोचिए कि जो फसल हमारे देश की नहीं थी, आज किस तरह हमारे देश में आलू का उत्पादन किया जाता है, और हर कोई दिन में एक बार आलू जरूर टेस्ट करता है। तो उसमें क्या किया जाता है, जो आपने कहा 12 मास, हमने क्या किया कि अनुसंधान कर करके उस फसल को अपने देश के वातावरण के हिसाब से अनुकूलित बनाया। इसलिए आप देखेंगे कि आज साल भर आलू होता है, मतलब पहाड़ों में अलग समय होता है, अप्रैल मई से लेकर सितंबर अक्टूबर, ठीक है। नीचे मैदानी क्षेत्रों में जाएंगे तो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक होता है। कहीं कहीं ऐसे भी है जहां पे मान लो जनवरी से फरवरी मई के बीच में ही फसल लगा ली जाती है। तो ये कहीं ना कहीं कृषि शिक्षा में जो किए गए अनुसंधान है, ये उन्हीं का परिणाम है कि आज आप देखते हैं कि 12 मास, जैसे लौकी आप ऑन सीजन ले लो, ऑफ सीजन ले लो, आपको कुकुम्बर ले लो, क्योंकि हमने पॉली हाउसेज में रिसर्च की उसमें। तो ये सभी इन्हीं अनुसंधानों, किसी शिक्षाओं का परिणाम है कि आज आप किसी समय कोई भी फसल आपको बाजार में उपलब्ध रहती है आपके लिए। डॉक्टर विकास, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों से ये भी उनके साथ, क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा होगी कि आप इतनी युवा अवस्था में आप इस क्षेत्र में आए हैं, तो आप क्या सोच कर आए थे? देखिए मैं सही बताऊं तो जब मैं इस क्षेत्र में जब एंट्री ली मैंने, तब मुझे पता नहीं था इस क्षेत्र के बारे में। मैं कहीं ना कहीं मैं दूसरे मेडिकल की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब मैं इस क्षेत्र में आया तो मैंने कुछ घटनाओं ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। कुछ घटना जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि हरित क्रांति, जो ग्रीन रिवोल्यूशन, कि एक समय था जो हमारा देश, क्या नाम है, हमारा आज का जो विषय है वो आपसे बहुत जुड़ा हुआ है ये, क्योंकि एक समय आप देखेंगे 1960 से पहले हम दूसरे देशों पर निर्भर थे खाने के लिए, और 1960 के बाद हम जो लेट डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को आज याद करना बहुत जरूरी है, जो हमारे देश में कुछ बौनी किस्में लाए, उन पे कुछ अनुसंधान हुए, और आज देश में आप देखेंगे कि हम इतना ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करते हैं कि हम दूसरे देशों को भी वो कर सकते हैं। तो कुछ घटनाएं जो होती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं हमारे देश में जो आपको प्रभावित करती हैं। मैंने भी ग्रेजुएशन में कई कंपनियों में मैंने सोचा कि मैं इंटरव्यू दूं, और इवन मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन मैंने एग्जाम्स भी, फॉर्म भी भरे ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए, लेकिन मैंने एक भी एग्जाम अटेंड नहीं किया। रीजन इज कि कुछ चीजें थी अंदर कि जो आपको करनी ही है। तो मैंने अपना उस पद तक पहुंचने के लिए, वैज्ञानिक पद तक, और मैं विश्वास दिलाता हूं हमारे दर्शकों को भी, हमारे किसानों को भी, कि आज तो मैं बड़ा यंग हूं, अभी मैंने अनुसंधान चालू किया, लेकिन कुछ समय बाद कुछ ना कुछ तकनीकों के साथ में मैं जरूर खड़ा रहूंगा, किसानों के बीच में, किसानों के साथ में। क्या बात है, मैं यही आपके मुंह से सुनना चाहता था। आपका इस क्षेत्र में किसानों को कुछ नई चीज़ मिले, क्योंकि फसल सुधार के बारे में आप किस तरह के भी रिसर्च कर रहे हैं, और यूथ को जो इस फील्ड में सोचते नहीं है कि शायद हमें खेतों में ही जाना पड़ेगा, इस फील्ड के बारे में
इतना ज़्यादा वो नहीं, अब मिट्टी में मिट्टी नहीं बनना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तरह की सोच हो और कहाँ तक अपना नाम कमा सकते हैं? देखो, पहले मैं आपके पहले प्रश्न का आंसर दूंगा कि फसल सुधार के क्षेत्र में आपकी क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहेंगे। तो पहला मेरा ये है कि देखो, हम जो किस्में बनाते हैं, जैसे सभी किसान भाई जानते हैं कि हमारी कुछ किस्में बड़ी प्रसिद्ध हुई, जैसे कुफरी ज्योति जो बड़ी प्रसिद्ध हुई। आप विश्वास करेंगे, कुफरी ज्योति 1968 में हमारे संस्थान ने बनाई थी। 1968 का मतलब मैं आज यदि जोड़ूं तो लगभग हो गए 56 साल। और आज भी किसान कुफरी ज्योति को हटाना नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश के किसान कुफरी बहार जो 3797 नाम से मिलता है, मेरा खुद का विषय है कि अब मैं, क्योंकि आज का जमाना बदल चुका है, वातावरण बदल चुका है, अब मैं कुछ ऐसी किस्में बनाऊं जो कहीं ना कहीं कुफरी ज्योति को भी रिप्लेस करें, कुफरी बहार को भी रिप्लेस करें, और हम रहें या ना रहें, लेकिन वो जो किस्में हैं वो हमारे नाम से चलती रहे। और मैं आपकी बात को रुकूंगा, आप अपनी बात को जारी रख सकते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग से फिर बिल्कुल प्रश्न निकल जाएगा। ये जो आप बार बार बात कर रहे हैं कुफरी, ये कुफरी सुधार क्या है बीच में? ये देखिए, ये ना लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। मुझे भी कन्फ्यूजन, इसलिए मैंने प्रश्न किया आपसे। मैं सभी को बता दूं, क्योंकि देखो, ये आलू, मैंने पहले ही बताया कि आलू हमारे देश की फसल नहीं थी। तो आलू को उगाने के लिए लंबे दिन की अवधि, जैसे आप पेरू में जाओगे तो वहां 150, 160, 170 दिन का आलू होता था। अब क्या होता था कि जब इस देश को आलू को लाए और आलू को यहाँ लगाया हमने, तो मैदानी क्षेत्रों में देखा तो इसमें फूल आता ही नहीं था। और यदि आपको फसल सुधार का अनुसंधान चालू करना है तो वो चालू ही फूल से होता है। जी। जैसे एनिमल्स में मेल और फीमेल में क्रॉसिंग करते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, प्लांट्स में एक मादा एक नर पौधे को लेके, फूलों को लेकर उनमें क्रॉसिंग करते हैं। तो ये फूल ही कुफरी में आता था। कुफरी का वातावरण ऐसा था जिसमें ही उसी वातावरण के अंदर फूल आता था। तो इसलिए संस्थान जब पटना में बना तो पटना से यहाँ पे संस्थान शिफ्ट किया गया। तो चूंकि हर जो भी जैसे कुफरी ज्योति है उसके भी 2 पेरेंट्स हैं, जैसे हमारे भी पेरेंट्स होते हैं, उसके भी 2 पेरेंट्स हैं। तो वो उन दोनों पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग जो थी, जिसे हम बोलते हैं संकरण, किसान भाई जानते हैं, वो संकरण चालू हुआ था कुफरी में। तो इसी वजह से ये निश्चय किया गया कि भाई जो काम यहाँ से चालू हो रहा है, किस्म भली कहीं भी जाके बने, मैदानी क्षेत्रों में बने या पहाड़ी क्षेत्रों में बने, उस किस्म के आगे कुफरी लगा दिया जाएगा हमेशा। चलिए डॉक्टर विकास, ये आपने बहुत अच्छी हमारे दर्शकों को उनकी जो धारणाएं रही होंगी कि बार बार कुफरी बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण रहा, आपने बिल्कुल आज स्पष्ट तौर पर बता दिया कि क्यों ये नाम कुफरी पड़ा। अपनी बात आप जारी रख सकते हैं। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ युवाओं को कि मैं इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया, तो मेरे देश में कंट्रीब्यूशन क्या होगा। जैसे मैंने बताया कि जिस वैज्ञानिक ने कुफरी ज्योति बनाई होगी 1968 में, वो अभी तो रिटायर भी हो गए होंगे, बनाई होगी, उनका आप कंट्रीब्यूशन देखिए कि उनकी एक किस्म की वजह से आज पूरे देश में कुफरी ज्योति लगाई जाती है। मतलब कि यदि आप उसको मॉनेटरी पैसों के टर्म में कैलकुलेट करोगे तो एक वैज्ञानिक की वजह से कितना देश कमा रहा है, उस वैरायटी की वजह से किसानों के चेहरे पर कितनी खुशी है जी। एक किस्म बनाने की वजह से। सोचिए, अब जिसने कुफरी बहार बनाई होगी, आप यूपी में जाओगे तो लोगों को चाहिए कुफरी बहार कि मुझे तो 3797 गोल आलू चाहिए। तो यदि मैंने अपने जीवन में एक ऐसी किस्म बना दी जो कि 20, 30, 40 साल जो चलती रहे, तो सोचिए ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो युवाओं को यही चीज समझनी होगी कि आपके द्वारा बनाई हुई यदि एक चीज किसानों के चेहरे पे, देश की थाली में यदि खाना परोस सकती है, तो इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, प्रेरणा उनके लिए कोई हो सकती है। डॉक्टर विकास, आप थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। अक्सर ये कहा जाता है कि जिस तरह से हम लगातार हमारी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो बढ़ती जा रही है, बिल्कुल, जो जमीन है वो कम होती जा रही है, लेकिन जब हम अपना डेटा उठाकर देखते हैं फसलों का, दूसरों का, तो देखते हैं कि हमारी हर साल जो पैदावार है वो बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैसे संभव हो पाता है सब चीज़ें, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, इसके बारे में एक्चुअली क्या होता है, हम जब भी एक किस्म बनाते हैं, आज मान लो कि मेरा एक वो है कि मुझे एक अच्छी किस्म बनानी है, चाहे उसको 10 साल लगे, 12 साल लगे, तो क्या होता है कि हमारा जो तंत्र है, जो सिस्टम जो है अनुसंधान का कार्य करता है, उसमें एक फिक्स कर दिया जाता है कि आप जो नई किस्म बनाओगे उसकी पैदावार पुरानी किस्मों से 10 या 10% से अधिक होनी ही चाहिए, तभी उस किस्म को हम किसानों के बीच में लाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अपने जो भी अनुसंधान करते हैं उसमें उस किस्म को अपने साथ में लगाते हैं कि जो जिसकी पैदावार अच्छी है, और हम ये टारगेट रखते हैं कि हम उसी
किस्म को आगे लेके जाएंगे जिसकी पैदावार जो पुरानी किस्म है उससे अच्छी होगी। तो आप सोचिए 1953 से जब से हमारी वैरायटियां 58 से बनना चालू हुई, तो इसी चीज को हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि पुरानी जो हमारी किस्म किसान यूज कर रहा है उससे 10% तो ज्यादा हो। तो ऐसा ही करते करते हम देखते गए कि आज हमारी जितनी भी किस्में हैं वो अच्छा उत्पादन देती हैं, और यही शायद आपके सवाल का जवाब होगा कि ये उत्पादकता, उत्पादन बढ़ने का कम क्षेत्रफल में यही कारण है, मुख्य कारण। डॉक्टर विकास, थोड़ा सा, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस चुप रहा हूँ और आपकी बातों को मैं लगातार सुनते जाऊँ। थोड़ा सा अपने CPR के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, मैं CPRI से पहले एक ICR होता है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसके अंदर हम सारे संस्थान आते हैं। मैं इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया है, ताकि आप उसको थोड़ा सा और गहराई में जाके हमारे दर्शकों को बता सकें। क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्य ऑफिस दिल्ली में। उसके अंदर आप देखेंगे लगभग 99 से 100 संस्थान आते हैं, और जो कि हर राज्य में स्थित हैं। जैसे मैं आपको हिमाचल में बताऊं तो हमारा संस्थान भी एक ICR के अंदर आता है। तो ऐसे ही यहाँ पर और भी संस्थान है। शिमला में आप जाएंगे, एक NBPGR है जो कि जर्मप्लाज में, जो जनन द्रव्य जिसे बोलते हैं, उसका भी संस्थान यहाँ पे है। गेहूं का भी संस्थान शिमला में है। ऐसे, और आप सोलन में जाएंगे तो मशरूम का संस्थान आपने सुना होगा। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? ICR के अंदर आते हैं। अब जो हमारा CPRI है, भारतीय जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, हमारा संस्थान केवल काम करता है आलू पे, जैसे सोलन का मशरूम पे करता है। तो हमारा काम है आलू के हर पैरामीटर पे काम करना। ठीक है, जैसे मैं हूं फसल सुधार का वैज्ञानिक, तो मेरा काम है, मतलब हमारे जैसे जो वैज्ञानिक फसल सुधार, उनका काम है नई किस्में बनाना। एक हमारा जो हमारे CPRI में एक डिपार्टमेंट है पादप संरक्षण। जैसे कि कई सारी बीमारियां आती हैं, हर फसल में आती हैं, हमको भी बीमारियां होती हैं, फसलों को भी बीमारियां होती हैं, हमें भी कीट खाते हैं, उन्हें भी कीट खाते हैं। तो बीमारियों, कीटों से निजात पाने के लिए क्या किया जाए, उस पर काम करता है फसल सुरक्षा विभाग। ठीक है, ऐसे ही एक विभाग है कि देखो, हम आलू खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आलू से कई टाइप के उत्पाद भी बनाते हैं, नए नए उत्पाद बनाते हैं, नए नए व्यंजन बनाते हैं। तो उन कौन से व्यंजन अच्छे हैं? आलू की कितनी किस्में होती है? देखो, आलू की जो किस्में होती है ना, वो कई तरह की होती हैं। हम जो खाते हैं उन्हें बोलते हैं भोज्य वाली। भोज्य किस्में टेबल पर्पज, टेबल के लिए। एक किस्म में आपने सुना होगा कि आप मार्केट में जाते हैं, फ्रेंच फ्राई खाते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, चिप्स खाते हैं। वो आम आलू नहीं होता है क्या? वो आम आलू से थोड़ा सा अलग होता है जी। वो ऐसे अलग होता है, उनको बोलते हैं प्रोसेसिंग पोटैटो या विधायन आलू की किस्में जी। विधायन आलू की किस्में। तो क्या होता है ना, हम जो भोज्य आलू खाते हैं, इसमें क्या होता है, लगभग आपका 16 से 18% तक तो शुष्क पदार्थ होता है, बाकी पानी होता है। डॉक्टर विकास, देखिए हमारे लिए तो, क्योंकि हम तो मार्केट में जाते हैं, पता लगा कि 20 रुपए किलो आलू है, 10 रुपए है या 30 रुपए है, हम तो उठा के ले आते हैं। तो हमें ये नहीं पता होता है उसमें कि ये कौन से किस्म का आलू है। ये बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जो चिप्स वाला आलू होता है वो तो गोल होता है। ठीक है, क्योंकि चिप्स गोल चाहिए। जो फ्रेंच फ्राई वाला आलू होता है वो लंबा होता है थोड़ा, क्योंकि उससे फ्रेंच फ्राई बनानी होती है। और कुछ उनमें क्या होता है ना, पानी कम होता है। आपको मैं मोटे मोटे तौर पे कहूं तो जो हमारी भोज्य आलू की किस्म है उसमें पानी ज्यादा होता है, शुष्क पदार्थ कम होता है। और जो हमारी चिप्स वाली, फ्रेंच फ्राई वाली जो किस्म है, इसमें पानी कम होता है और शुष्क पदार्थ ज्यादा होता है। इसके अलावा और भी कुछ क्वालिटी चेक की जाती हैं। जैसे हमारे संस्थान ने कुछ किस्में निकाली, जैसे कुफरी चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, जो भी चिप्स की किस्में, उसके आगे हमने लगा दिया चिप्सोना, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। मतलब आपको कोई पूछ रहा है कि ये कुफरी चिप्सोना 3 वैरायटी है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो वैरायटीज इतनी सारी बता रहे हैं मुझे, आप वहां से इतना इसके ऊपर आप परीक्षण भी करते हो। आम जो हमारा दर्शक है, जो हमारा किसान है, बागबान है, बिल्कुल, उसे इसका क्या फायदा, किस तरह से उन्हें फायदा मिलता है? देखो, फायदा ऐसे मिलता है कि आपको पता है कि हम आज के समय कहते हैं आज के युवाओं से कहते हैं कि यार, तुम जिस चीज में नौकरी कर रहे हो उससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, इसके साथ में तुम कुछ और स्किल सीखो जिससे कि वो आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाएगी। हम बोलते हैं उसको। सेम ऐसे ही आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम किसानों से बोल रहे हैं कि आप भाई भोज्य आलू की किस्में लगा रहे हो, बहुत सही बात है, लेकिन आप भोज्य आलू के साथ साथ विधायन की किस्में लगाओ। क्योंकि देखो, आप 20 साल पहले जाओ, 20 साल पहले भारत में इतना कोई चिप्स का प्रचलन या फ्रेंच फ्राई का या हनी चिली पोटैटो का प्रचलन कम था। लेकिन आज आप देखो कि फास्ट फूड किस तरीके से लोग खा रहे हैं। तो नई नई कंपनियां खुल रही हैं। हमारे अंकल चिप्स आपने सुना है, विंगो चिप्स आपने सुना है, आपने पेप्सिको का चिप्स। तो हम किसानों को कह रहे हैं कि आप ये वाला भी आलू लगाओ, विधायन वाला। क्यों? क्योंकि नई नई इंडस्ट्रियां, औद्योगिक इकाइयां खुल रही हैं। खर्चा इसके लिए
उतना ही आता है जो नॉर्मल आलू लगाते हैं, जिस पे कुछ ज़्यादा खर्चा आता देखो, जो हम सामान्य आलू लगाते हैं उसमें जैसे हम जो भी नत्रजन देते हैं या चीज़ें देते हैं, थोड़ा से इसमें थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं। वो आप हमारे जो संस्थान की वेबसाइट है, संस्थान में भी आप संपर्क कर सकते हैं। थोड़ी सी कुछ चीज़ें अलग हैं उस आलू को उगाने की, ज़्यादा नहीं, लेकिन उस आलू को आप कंपनी में भेज के आप बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। उस आलू को बेच के कंपनियों में आज इतनी मांग है कि सब चाहते हैं कि उन्हें चिप्स वाला आलू मिले, उन्हें फ्रेंच फ्राई वाला आलू मिले। तो हम धीरे धीरे किसान जागृत भी हो रहे हैं इस चीज़ से जी। कि तो जैसे हमारे प्रदेश में, क्योंकि आपको पता है कि हमारा पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पर अगर हम शिमला से ऊपर की बात करें या फिर ज़िला सिरमौर की बात करें या फिर कुल्लू मनाली की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी आपने देखा हो कि सेब के बगीचे हैं। तो सेब के बगीचों के बीच में जो जगह बच जाती है, तो उस जगह का भी आम जो बागवान है वो किस तरह से किसान बन जाए। बागवानी करते करते क्या वहाँ भी कोई फसल लगाई जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इसे ही बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। एक टर्म चलता है हमारे, जैसे कि एग्रीकल्चर एजुकेशन में इंटरक्रॉपिंग, कि हम किसानों से कहते हैं कि आप एक टाइप की फसल मत लगाओ, आप लगाओ इंटरक्रॉपिंग, मतलब कोई दूसरी फसल लगाओ, उसके बीच में ये फसल भी लगाओ। तो उससे फायदा क्या होता है ना, उससे फायदा ये होता है किसान को, क्योंकि आप हर साल आलू लगाओगे, मान लो एक ये खेत है, इसमें आप हर साल आलू लगाओगे, तो आपकी जो क्योंकि आलू जो है वो एक ही टाइप के पोषक तत्वों को लेगा मिट्टी से, तो उस मिट्टी में उस पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। आपने अलग अलग टाइप की वो लगाई फसलें, तो उससे फायदा ये होगा कि आपकी मिट्टी की गुणवत्ता भी आपके साथ में बनी रहेगी। और ऐसा बोलते हैं कि एक फसल की जगह इंटरक्रॉपिंग करने से जो ओवरऑल आप देखोगे कि कितना पैसा का फायदा हो रहा है, तो वो पैसा आपको इससे थोड़ा ज्यादा मिलेगा, इंटरक्रॉपिंग से आपको ज्यादा मिलेगा। तो आजकल बागवानी के साथ में ये जो फसल है, किसान लगा रहे हैं इन फसलों को भी, इनकी भी जानकारी ले रहे हैं, उसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे आलू की फसल है, उसको धूप चाहिए, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस बागवानी की वजह से बस ज्यादा छाया नहीं पड़ रही हो नीचे। तो कुछ चीज है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि कृषि शिक्षा केवल छात्रों के लिए नहीं, किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कि मैंने कई किसान अपने जीवन में देखे। हमारा एक जब हम बीएससी करते थे तो हमें किसानों के खेतों में घुमाया जाता था, मैं देखता था कई किसानों को सब कुछ पता रहता था कि हम जब विश्वविद्यालय ने कौन सी किस्में बनाई हैं, विश्वविद्यालय कौन तकनीक पे काम कर रहा है, विश्वविद्यालय ने इस कीट के लिए कौन सी दवाई बनाई है, इस बीमारी के लिए कौन। तो मैं इसलिए कहता हूं कि किसानों के लिए भी कृषि शिक्षा उतनी महत्वपूर्ण है जितना आज के युवाओं के लिए। तो चाहे आप हमारे संस्थान में यदि किसान भाई आते हैं तो हमारे पास हिंदी के कई सारे हम पत्राचार निकालते हैं, बुलेटिन्स निकालते हैं, किताबें निकालते हैं, जिससे कि बहुत सामान्य भाषा में। हमारे प्रदेश में तो 2 यूनिवर्सिटीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नौनी में, पालमपुर में, इसके अलावा ICR जो भारतीय कृषि अनुसंधान के संस्थान है, और हमारा मैंडेट है, हमें मैंडेट है, हमसे कहा गया है कि आपको पहाड़ के क्षेत्रों के लिए काम करना है। तो किसान ग्रुप बना के हमारे परमिशन लेके कोई ट्रेनिंग लेनी है, कुछ भी लेनी है, हमारे संस्थान में आ सकते हैं। और हमारे संस्थान में कई बुलेटिन हैं, उनको पढ़ सकते हैं कि भाई कब कितनी क्या चीज डालनी चाहिए, कितना नत्रजन डालना चाहिए, कितना क्या डालना चाहिए। rather than कि किसान आपके पास आए, आप लोग क्यों नहीं किसान के पास पहुंच जाते हैं? क्योंकि किसान के पास इतना समय नहीं होता है। आपके पास तो समय है ये बताने के लिए कि हमने ये नई खोज की है। बिल्कुल। आप इस खोज पे जो हमने किया, इस पे आप अनुसंधान कीजिए, आप भी देखो, इसे बीजिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जैसे मैंने आपको जब अपने CPRI के बारे में बताया, तो हमारे यहाँ पे एक डिवीजन होता है सोशल साइंस डिवीजन, सामाजिक विज्ञान में। उस सोशल साइंस डिवीजन जो क्या करता है, वो सोशल साइंस डिवीजन का काम है FLD बोलते हैं, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, हिंदी में बोलते हैं अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन। उनका काम होता है, जैसे मैंने कोई किस्म बनाई, ठीक है, मेरा काम नहीं है किसान के फील्ड तक जाना, क्योंकि मैंडेट है। जो सोशल साइंस डिवीजन में जो साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, उन किस्मों को लेके जाते हैं किसानों के खेत तक, वहां करते हैं अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन। तो ऐसे साल भर में कोई 500-600 अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन होते हैं हर किसान के फील्ड पे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ किसान इससे अछूते रह जाते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है। तो मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा देखो, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। एक बार शुरुआत कर दे किसान की, भाई हमारे यहाँ पे भी इस टाइप के प्रशिक्षणों की जरूरत है, हमारे यहाँ पे भी फील्ड आए, तो वो ग्रुप बना सकता है और वो जुड़ सकता है। और आपने ये भी देखा होगा ना कि आप किसी गांव में चले जाइए, अगर गांव के जो पूरे जो गांव जहाँ पर वो कृषि करते हैं, अगर एक ही तरह की वो फसल बीज रहे हैं, तो पूरे का पूरा गांव उसी के साथ, आपने देखा होगा गेहूं बीज रहा है, आलू बीज, तो सभी के सभी ऐसा करते हैं, कोई अलग करने का प्रयास नहीं करता है। तो आप लोग ऐसा क्यों प्रयास नहीं करते हैं कि उनको बताया जाए कि आप कुछ नया कीजिए? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, और इस महत्वपूर्ण विषय का मैं आपको परिणाम बताता हूँ। पिछले साल जब हमें आलू उत्पादन, इतना ज़्यादा आलू उत्पादन हो गया, मैं यूपी में ही था, मेरठ में, वहाँ पे 5 रुपये किलो आलू बेचना पड़ा। उसका रीजन क्या था कि इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया जितने की ज़रूरत नहीं थी। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आज मान लो टमाटर महंगा हुआ,
तो उसी समय कभी कभी क्या करते हैं किसान भाई, उसी समय इतना टमाटर लगा डॉक्टर देते हैं। विकास, लास्ट 30 सेकंड में आपको ये कहूँ कि क्या संदेश देना चाहेंगे आज का जो हमारा विषय था उसके प्रति हमारे दर्शकों को? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा सबसे पहले मैं छात्रों को, जी। कि अपना रुचि इस क्षेत्र में बढ़ाएं, क्योंकि सब कुछ संभव है लेकिन खाने के बिना जीवन संभव नहीं है। जी। और हमेशा हमेशा खाना खाने से पहले एक बार तो किसान को धन्यवाद बोलें, क्योंकि वही हमारे अन्नदाता हैं। जी। और किसानों को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो नई तकनीकों के साथ में जुड़ें। आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन आप नई तकनीकों के साथ जुड़ेंगे तो वो और आप बहुत 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 अच्छा होगा। डॉक्टर विकास, तो इसी नोट पर कि किसान नई तकनीक से जुड़े, आज आपने बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों से साझा की है, किसानों से, बागवानों से, और जो भी हमारा कार्यक्रम ये देख रहे हैं, बहुत ही रुचिकर तरीके से आपने ये बात बताई है कि क्यों इस क्षेत्र में और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी बातें की, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत तो धन्यवाद। फिलहाल कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के हमारे अन्य कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।